तो प्रवीण, लास्ट टाइम हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ स्टेटमेंट देखा था और उसके साथ हमने इफ एल्स स्टेटमेंट देखा है। फिर किस प्रकार से हम इस इफ को मल्टीपल इफ में बनाते हैं, जैसे कि लैडर स्टेटमेंट बनाते हैं, या फिर हम इसे स्टेटमेंट को नेस्टेड स्टेटमेंट बनाते हैं। तो इस चीज को हम लोगों ने एग्जाम्पल से भी देखा और लास्टली में स्विच स्टेटमेंट देखा, जहां पर मल्टीपल स्टेटमेंट को हम लोग पूरे तरीके से ऑप्शनल बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपने बहुत सारे प्रोग्राम भी बनाए होंगे इसमें। तो अगर किसी में कुछ डाउट है तो फिर भी आप कभी भी पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है लूपिंग स्टेटमेंट। तो लूपिंग स्टेटमेंट को हम देखना चाहते हैं, तो ये आपका लूपिंग स्टेटमेंट रहेगा। और लूपिंग स्टेटमेंट में आप देखेंगे पहले तो व्हाइल स्टेटमेंट, और उसके बाद हम देखेंगे डू व्हाइल स्टेटमेंट, और उसके बाद देखेंगे फॉर लूप स्टेटमेंट। और लूपिंग स्टेटमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कंट्रोल स्टेटमेंट में आते हैं, जैसे कि ब्रेक है या फिर कंटिन्यू है। और इसके बाद लास्ट में हम देखेंगे कि हम लूप में भी नेस्टिंग का कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो उस चीज को हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे, और जो भी चीज नहीं समझ में आए तो आप जरूर उसको बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, अब मैं आपको एग्जाम्पल तौर में सब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लेट वेरी फर्स्ट हमारा जो सिलेबस है वो इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो 20, 21, 22, 23, 24, 25, तो ये हम लोग देखेंगे। और मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिस इज 20, द लूपिंग स्टेटमेंट, देन व्हाइल स्टेटमेंट, देन डू व्हाइल स्टेटमेंट, फॉर लूप, एंड ब्रेक एंड कंटिन्यू, एंड नेस्टिंग। तो ये हमें पूरा देखना है। और लास्ट एक हमारी क्लास और रहेगी अगले हफ्ते, तो उसमें हम लोग एरे का कंसेप्ट देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि व्हाट इज मीन बाय द लूपिंग स्टेटमेंट। तो लूपिंग स्टेटमेंट के पहले मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट कल्चर भी बता ही रहा हूं कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा है सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग। तो ये सबसे पहला प्रोग्राम था हमारा, जिसका हमारा नाम है सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग। तो सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर कैसे होता है? उसका स्ट्रक्चर होता है 1 बाय 1। जैसे पहला स्टेटमेंट हमने एग्जीक्यूट किया, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, फिर तीसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और फिर चौथा एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर में हमारे पास में कोई भी कंट्रोल नहीं होता था कि हम स्टेटमेंट 1 से स्टेटमेंट 4 में चले जाएं। जैसे कि मैं यहाँ से डायरेक्टली कहाँ जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ जाना चाहता हूँ। तो इस तरीके का कुछ भी हमारे पास कंट्रोल नहीं होता है, और हम बाय डिफॉल्ट एक के बाद एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसको हम लोग ने नाम दिया है सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर या सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग। इसके बाद हमने देखा कंडीशनल स्टेटमेंट से कैसे प्रोग्राम बनाते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में ये हमारे पास ऑप्शन रहता है कि जैसे ही हमारा कंडीशन एग्जीक्यूट होगा तो वो कंडीशन 2 ब्रांच लेके एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन सही है तो उसे हम ट्रू ब्लॉक की तरफ जाते हैं, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो हम फॉल्स ब्लॉक की तरफ जाते हैं। और जैसे ही ट्रू स्टेटमेंट अगर सही होगा तो हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, और लास्टली हम अपने
मेन ब्रांच को फिर से कंटिन्यू करेंगे। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो उस केस में हम कंडीशनल फॉल्स ब्लॉक की तरफ जाएंगे और वहां से कंटिन्यू करते हुए हम अपने मेन ब्रांच की तरफ ज्वाइन करेंगे। तो ये दो चीजें हम लोगों ने देख ली हैं। आज हमको देखना है दैट इज द लूप स्टेटमेंट। तो आज हमें लूप स्टेटमेंट की तरफ ध्यान देना है। तो लूप स्टेटमेंट की खासियत क्या होती है? लूप स्टेटमेंट की खासियत ये होती है कि अगर ये कंडीशन सही होगा, अगर ये कंडीशन सही होगा तो हम ट्रू ब्लॉक की तरफ जाएंगे जैसा कि ब्रांचिंग में जाते ही थे। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम फिर से इसको कंटिन्यू कर देंगे अपने कंडीशन की तरफ। हम बाहर नहीं निकलेंगे, कंडीशन की तरफ कंटिन्यू कर देंगे और उसके बाद जब फॉल्स हो जाएगा तो ये हम बाहर निकल के आ जाएंगे। एक्चुअल में ये वाली चीज को थोड़ा सा अभी आप हटा दीजिए, ये एक्चुअल में नहीं रहेगा। हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद हम चले जाएंगे फिर से कंडीशन टेस्ट होने के लिए। तो ये इस तरीके से कंडीशन टेस्ट होगा और कंडीशन जब टेस्ट होने के बाद अगर फिर से आपका ट्रू स्टेटमेंट निकलता है तो फिर ये लूप जैसा कंसेप्ट बन जाएगा और ये जब तक चलेगा जब तक कि आपका फॉल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है। और अगर फॉल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हम डायरेक्टली कहाँ निकल जाएंगे? हम ट्रू स्टेटमेंट के बाहर निकल के आ जाएंगे। तो नॉर्मली तीन तरह के स्ट्रक्चर होते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। पहला होता है सीक्वेंशियल, दूसरा होता है कंडीशनल और तीसरा होता है लूप स्टेटमेंट। तो लूप स्टेटमेंट की खास बात यह है कि कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एक से ज्यादा बार अगर रन करना है, जैसे यहाँ पर स्टेटमेंट जो है एक से ज्यादा बार रन हो रहा है, इसलिए इसको लूप स्टेटमेंट कहा जाता है। अब हम लूप स्टेटमेंट के कितने काइंड होते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो अब मुझे इस प्रोग्राम से ये समझ में आ रहा है कि मैं नीड ऑफ लूप को समझा पाऊंगा आपको कि भाई लूप का नीड क्या है। आपके पास में इस तरीके की क्या जरूरत पड़ती है कि हमें लूप बनाना पड़ता है? अगर मैं नहीं बनाऊं तो क्या मेरा प्रोग्राम नहीं चलेगा? तो ये क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होगा कि लूप नहीं रहेगा तो भी मेरा प्रोग्राम चल सकता है, लेकिन वो प्रोग्राम लेंदी हो जाएगा। जैसे मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि पहला हम प्रोग्राम देखना चाह रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम में आप सबसे पहले देखिए कि हम लोग यहाँ पर सी आउट कर रहे हैं, यानी डिस्प्ले कर रहे हैं हेलो वर्ड। अब मैं हेलो वर्ड यहाँ पर कितने बार डिस्प्ले कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो ये फर्स्ट बार है, फिर सेकेंड बार है, फिर यहाँ पर थर्ड बार है, फिर यहाँ पे फोर्थ है, ठीक है, फिर ये फिफ्थ है। तो इस तरीके से आप काउंट करिए। इसके बाद सेवंथ है, फिर यहाँ पर एट्थ है, फिर यहाँ पे नाइन्थ है और ये आपका 10 है, ठीक है। तो ये मुझे पता चल रहा है कि मैं 10 बार सी आउट हेलो वर्ड लिखा हूं, क्योंकि मुझे 10 बार हेलो वर्ड एग्जीक्यूट करना है। तो मैं इस प्रोग्राम को अगर रन करता हूं तो मुझे स्क्रीन में हेलो वर्ड 10 बार दिखेगा। तो ये एक मेरी रिक्वायरमेंट है कि क्या मैं केवल एक ही स्टेटमेंट को लेके ऐसा कुछ बनाऊं कि मुझे बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसे केस में हम यूज करना चाहेंगे लूप को। तो लूप से क्या फायदा होगा? लूप से ये फायदा होगा कि हमारे जो प्रोग्राम में एक से ज्यादा बार चीज अगर रन होनी चाहिए तो उसे हम लूप के ट्रू स्टेटमेंट में डाल देंगे। फिर हमें ये पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्टली बोलेंगे कि स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड टू दिस 10। और इंक्रीमेंट कितना रखेंगे? 2 और 3। देखिए इसके बीच भी एक इंक्रीमेंट है, फिर 3 और 4 इसके बीच भी एक इंक्रीमेंट है, 4 और 5 इसके बीच भी एक। तो यहाँ पे हमें ये चीज समझनी है कि फर्स्ट नंबर
यानी कि हमारा जो लूप है उसका जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है। तो जैसे इस केस में मुझे दिख रहा है कि फर्स्ट नंबर 1 है। फिर देखिए लास्ट नंबर क्या है, तो लास्ट नंबर यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि 10 दिख रहा है। तो हम बोलेंगे कि ये जो लूप है 1 से 10 बार चलेगा और डिफरेंस हम निकालेंगे इसमें। तो डिफरेंस कितना निकलेगा इसके अंदर में, अगर हमें डिफरेंस निकालना है तो हर दो नंबर कॉन्सिक्वेंस नंबर ले लीजिए आप, उस कॉन्सिक्वेंस नंबर के बीच में आपका डिफरेंस आ रहा है केवल 1। तो ये 3 चीजें हमें अपने लूप में ध्यान रख के बनानी पड़ती हैं, तब हमारा लूप बन सकता है। एक और आप इसी तरीके से प्रोग्राम देखिए, ये प्रोग्राम हमें बता रहा है दिस इज द प्रोग्राम नंबर 2। तो इस प्रोग्राम के अंदर में देखिए ध्यान से कि हम क्या कर रहे हैं। अगर इस प्रोग्राम का आपको बोला जाए कि इसका डेफिनेशन, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसका ऑब्जेक्ट ये आप समझ जाएंगे यहाँ पे कि ये बोल रहा है कि राइट ए प्रोग्राम, है ना। इस प्रोग्राम का नाम क्या बनेगा, राइट ए प्रोग्राम टू रीड 10 नंबर, टू रीड 10 नंबर। ठीक है, तो आपको 10 नंबर रीड करना है। तो यहाँ सी इन देखिए हमने क्या किया है कि A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 और A10, तो ये हमने 10 नंबर को यहाँ पर डिक्लेयर किया है। और इसके बाद ध्यान से देखिए सी इन A1 सी इन A2 सी इन A3, इस तरीके से 10 बार ये आपको सी इन लिखा हुआ है। तो राइट ए प्रोग्राम टू रीड हो गया, एंड रीड के साथ साथ क्या करना है हमको, रीड के साथ में उसको हमें करना है राइट। तो यहाँ पे मैंने सी आउट भी लिया है, तो ये एक सी इन लिया है और दूसरा आपने क्या लिया है, दैट इज द यूर सी आउट लिया है। तो देखिए ये ध्यान से देख लीजिए कि ये प्रोग्राम में ये वाला जो स्टेटमेंट है इसके बाद में ये आपके पास आ रहा है। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को अगर मैं लूप में लिखूंगा तो किस प्रकार से चेंजेस आएंगे, क्या सेम ऐसा वाला बन सकता है जैसे कि ये प्रोग्राम नंबर 1 बना था, क्या इस प्रकार से मैं बना सकता हूं। तो आपको लगेगा कुछ और इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 10 वेरिएबल अपन ने लेके रखा है। नॉर्मली लूप में एक वेरिएबल से हो सकता है, ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि हमें A1 A2 लिखना पड़ेगा। तो इस प्रोग्राम को बड़ा सिंपल ढंग से बनाया जा सकता है, इतना बड़ा 10 वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। अगर ये 10 वेरिएबल को मैं चेंज कर दूं, किसी एक वेरिएबल से ले लूं मैं, दैट इज द ए ले लूं मैं, और लूप में क्या लिख दूं मैं, सी इन ए एंड सी आउट ए, तो ये देखेंगे आपकी ये पूरा प्रोग्राम आपका एकदम से 2 लाइन में बन सकता है। ठीक है, तो चलिए ये चीजें आपको समझ में आ रही, क्यों प्रवीण ये चीज समझ में आई, लूप का क्या नीड है हमको। ठीक है, तो बहुत अच्छा है कि अपन इस चीज को अच्छे से समझ जाएं। अब देखिए इसके बाद में हम ये बताना चाह रहे हैं कि कंसेप्ट ऑफ लूप। तो देखिए सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ए लूप इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम, लूप को हम यूज करेंगे कंप्यूटर प्रोग्राम में। और बेसिकली क्या ये इंस्ट्रक्ट करता है, ये इंस्ट्रक्ट करता है किसी रिपीट करने के लिए, रिपीट अंटिल ए स्पेसिफाइड कंडीशन इज रीच। इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर ये 2 लाइन का मतलब आप क्लियर कर सकते हैं माइंड में तो लूपिंग आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए हमको ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन बनाना है जो कि हमारे कंडीशन को स्पेसिफाइड करे, और जब तक वो कंडीशन स्पेसिफाइड रहेगी हम अपने प्रोग्राम का लूप कंटिन्यू रख सकते हैं। तो सी प्लस प्लस में या हम प्रोग्रामिंग लूप में देखें तो नॉर्मली ये 3 लूप पॉपुलर हैं। पहला लूप है वाइल लूप, जिसके अंदर में केवल आपको शुरुआत में कंडीशन देखनी पड़ती है। फिर आता है आपका डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप में हमें वाइल जैसा ही कंसेप्ट रहेगा, लेकिन
हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू ब्लॉक के बाद चेक होती है। फॉर लूप जो होता है ये थोड़ा पॉपुलर इसलिए है क्योंकि इसमें जो भी सिंटेक्स बनता है वो बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। तो यूजर फ्रेंडली होने की वजह से ये वाली चीज मुझे ज्यादा अच्छी लगती है कि मैं फॉर लूप ज्यादा यूज करूं। लेकिन वाइल और डू वाइल के भी अपने अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हम अपने लूप को दो चीजों में क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला है इंट्री कंट्रोल लूप, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रू ब्लॉक के ऊपर हमारी, जैसे आपने अभी अपन ने देखा तीन चीजें देखी अपन ने। तो देखिए सबसे पहले क्या था, कंडीशन। तो ठीक है, आपने कंडीशन चेक करना है। अब ये कंडीशन चेक आपको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो ट्रू ब्लॉक के पहले कर दें हम। अगर हम ट्रू ब्लॉक के पहले करते हैं तो ये एक स्टाइल बन जाएगी मेरी। दूसरी स्टाइल क्या है कि आपके पास एक ट्रू ब्लॉक है और ट्रू ब्लॉक के बाद आप कंडीशन बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास दो मेथड बनेंगे कि पहला मेथड बनेगा आपका जिसके अंदर में कंडीशन पहले चेक हो रही है और ट्रू ब्लॉक रन हो रहा है। फिर दूसरा मेथड ये बनेगा कि हमारे पास में हमारे पास में ट्रू ब्लॉक पहले रन हो रहा है और कंडीशन बाद में चेक हो रही है। तो इंट्री कंट्रोल लूप, तो इंट्री कंट्रोल लूप बना पहला। इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले कंडीशन चेक होती है। टेस्ट कंडीशन इज टेस्टेड बिफोर इंटरिंग द लूप बॉडी। हम अपनी बॉडी यानी ट्रू ब्लॉक बोलते हैं इसको, ट्रू ब्लॉक के अंदर जाने के पहले हमें चेक करना है टेस्ट कंडीशन। और इस इंट्री कंट्रोल लूप में एक आता है फॉर लूप और दूसरा आता है वाइल। तो ये दो जो लूप आते हैं वो आपके आते हैं नॉर्मली इंट्री कंट्रोल लूप। जैसे कि हमको कोई भी एग्जाम देना है तो सबसे पहले हमारा हॉल टिकट चेक होता है, तो उस केस को हम बोलेंगे इंट्री कंट्रोल, यानी कि वहां पे हमारी इंट्री कंट्रोल की जा रही है कि हमें आगे एग्जाम देने जाना है कि नहीं जाना है। अब आता है एग्जिट कंट्रोल। एग्जिट कंट्रोल का मतलब है कि आपको आगे की क्लास में बढ़ने के लिए एग्जाम देना पड़ेगा। तो अगर आप एग्जाम में पास हो गए तो फिर आगे के सेमेस्टर में या आगे की क्लास में प्रमोट किए जाओगे। इसका मतलब है कि आपका जो कंडीशन है इट इज योर टेस्ट कंडीशन। तो ये टेस्ट कंडीशन एक्चुअल में चेक किया जाता है आफ्टर द टेस्टेड या फिर इवैल्यूएटेड एट द एंड ऑफ द लूप। तो ये कंडीशन आपकी आती है एग्जिट की, जिसमें ट्रू ब्लॉक आपके पास है और आपके पास जो कंडीशन है वो आखिरी में चेक होगी। और अगर ये ट्रू होगा तो फिर हम कहाँ चले जाएंगे, हम चले जाएंगे अपने ट्रू ब्लॉक के चले जाएंगे। ठीक है, और अगर ये फॉल्स होता है, तो अगर ये फॉल्स होता है तो हम कहाँ जाएंगे, हम ट्रू ब्लॉक की तरफ नहीं जाएंगे, हम जाएंगे आपके नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा, हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ फॉरवर्ड हो जाती हैं। तो ये लूपिंग के थ्योरी कहलाती है। अगर ये थ्योरी आपको समझ में आ जाती है तब तो बहुत इजी ढंग से इसका हम सिंटेक्स, इसका हम एग्जाम्पल और इसका हम एप्लीकेशन भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले इन सबको अपने फ्लो चार्ट के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको एक केस स्टडी दी है। एक केस स्टडी इस प्रकार की है कि यहाँ पे आपको डिस्प्ले करना है नेचुरल नंबर सीरीज। तो नेचुरल नंबर सीरीज आपको किस तरीके से डिस्प्ले करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपको ये स्क्रीन में इस तरीके से दिखनी चाहिए। अब ये जो सीरीज दिखेगी तो ये आपका क्या कहला रहा है, ये कहला रहा है आपका ऑब्जेक्टिव। मेरे प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे ये 10 नंबर आपको एज इट इज एक लाइन में शो करने हैं। तो देखिए जब भी इस तरीके की हमें ऑब्जेक्टिव मिलता है, इसका मतलब है कि हम इसको सी आउट भी लगा सकते हैं। अगर मैंने लगा दिया सी आउट, देखिए बहुत सिंपल सा काम है
कि अगर मुझे लूपिंग नहीं आती और मुझे केवल डिस्प्ले करना है तो क्या करोगे भाई? अरे बड़ा सिंपल काम है। इसमें आप क्या करना कि सी आउट लिखना और यहाँ पे आप डबल कोट लगाना और 1,2, ठीक है, ,3, ,4। इस तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, डायरेक्टली 10 लिख देना। तो ये आपका प्रोग्राम सही हो गया, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करिए कि आपको बोले कि भाई ये प्रोग्राम को आप लूप के द्वारा प्रोग्राम बनाइए, तो उस केस में ये वाला जो आपने लिखा प्रोग्राम ये हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है। इसको हम लोग फिर रॉन्ग मानेंगे, भले आपने लिखा हो लेकिन इसको मैं रॉन्ग मानूंगा क्योंकि इसके अंदर लूप नहीं लिखा है, आपने विदाउट लॉजिक इसको जनरेट कर दिया। अब देखिए इसको लूप के द्वारा बनाना है ना, हमें किसके द्वारा बनाना है, इस लूप के द्वारा बनाना है। तो लूप के द्वारा बनाने के लिए सबसे पहले एनालिसिस क्या करेंगे, तो हमें एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि इस सीरीज में फर्स्ट नंबर क्या है। तो इस सीरीज में ध्यान से देखिए ये आपका फर्स्ट नंबर है, तो मैं इसे यहाँ पर लिखूंगा 1। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट हमारा नजर जाना चाहिए कि इसमें लास्ट नंबर क्या है। लास्ट नंबर यहाँ पर दिख रहा है, तो ये आपका लास्ट नंबर है, दैट इज द 10। अब ये दो चीज मुझे नजर आ गई इस प्रोग्राम के अंदर। अब मैं एक थर्ड चीज जानने की कोशिश करूंगा कि इसमें डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर क्या है। कोई भी दो नंबर ले लीजिए, उसका आप डिफरेंस देखिए, जैसे 3 और 4, तो 3 और 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर पर लेंगे आप, तो इन दोनों में आपका डिफरेंस है 1। अगर आप 6 और 7 लेते हैं तो इसके भी है आपके पास है, जैसे आप 8 और 9 लीजिए, इसमें भी 1 का डिफरेंस है। देखिए सब में 1 का ही डिफरेंस आ रहा है, तो मैं अपनी नजर में ये लिखूंगा कि मेरे पास जो डिफरेंस डी है वो है 1। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान से लेनी चाहिए कि पहला नंबर क्या है, लास्ट नंबर क्या है, और दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है। अगर ये चीज हमें पता चल जाती है लूप में तो हम बहुत जल्दी अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अब सबसे पहले इन तीनों का कंट्रोल फ्लो बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहला क्या आ रहा है आपका, पहला आ रहा है व्हाइल लूप, ठीक है। तो इसके अंदर में देखिए इसका जो कंट्रोल कैसे बनेगा, इसका कंट्रोल बन रहा है ठीक है। इसका कंट्रोल कैसे बन रहा है, देखिए सबसे पहले हमारे पास में हम कहाँ पर हैं, हम इस सर्कल में हैं, यानी ये मेरा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और खत्म कहाँ हो रहा है, खत्म यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। हम इस पूरे प्रोग्राम के बीच की चीजों को समझना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है, व्हाइल कंडीशन। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है व्हाइल, ठीक है। तो ये आपका कंडीशन पहले चेक हो रहा है, तो दिस इज यूर व्हाइल एंड यू हैव टू डू द कंसेप्ट। आपको क्या करना है, व्हाइल एंड डू। किसी किसी प्रोग्राम में डू का भी यूज होता है, हमारे व्हाइल में डू का यूज नहीं होता है, हम केवल व्हाइल लिख देते हैं और हमारा कंसेप्ट डू के जगह हम लोग एक्चुअल में क्या बनाते हैं, एक करली ब्रैकेट बना लेते हैं। तो करली ब्रैकेट यहाँ पर लगा देंगे और करली ब्रैकेट यहाँ पर लगा देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो करली ब्रैकेट है इट इज ए ट्रू ब्लॉक। अब इस वाइल के साथ में तो हम क्या लिखेंगे, वाइल ए, यानी वाइल ए, तो वाइल ए इज इक्वल टू ट्रू। जब तक ए आपका ट्रू है तब तक हमें इस बी को रन करना है, तो बी को एग्जीक्यूट करना है। और बी को एग्जीक्यूट करने के बाद तुरंत हमें कहाँ जाना है, अपने कंडीशन के पास पहुंच जाना है, ठीक है। और एक कंडीशन फिर से सही हो जाती है तो फिर इसके अंदर चले जाएंगे। तो देखिए एक तरीके से ये चीज क्या हो रही है, फिर हम बी को एग्जीक्यूट करेंगे, फिर ए तरफ चले जाएंगे, फिर बी को एग्जीक्यूट कर, तो ये एक बन रहा है मेरा लूप, ये लूप बन रहा है। और इस लूप में अगर फॉल्स नहीं आता है
अगर ये फॉल्स नहीं आता है तो ये क्या बन जाएगा, एंडलेस लूप, यानी कि इसका लूप का एंड नहीं हो रहा है, तो दिस इज नोन एज ए एंडलेस लूप। ठीक है, तो एंडलेस लूप का मतलब यही होता है कि अगर आपके पास में कोई भी चीजें इस तरीके से हैं कि आप उस लूप से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो उसे हम एंडलेस लूप कहते हैं। नॉर्मली एंडलेस लूप हमें नहीं बनाना चाहिए, ऑलवेज इसे ब्रेक करने की आदत हमें रखना चाहिए। तो यहाँ पे हमें फॉल्स कंडीशन रखना पड़ता है, क्योंकि इस फॉल्स कंडीशन के ऊपर इस फॉल्स कंडीशन से हमारा ब्रेक होगा और हम कहाँ जाएंगे, अपने एंड ऑफ द लूप की तरफ जाएंगे। तो ये होता है वाइल का कंसेप्ट। अब ध्यान से देखिए कि हम उसके दूसरा वाला डू वाइल कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें डू लगाना है और एक वाइल लगाना है। ठीक है, तो डू का मतलब वही है जो यहाँ पर डू का लगा है, केवल और केवल अंतर क्या है, अंतर ये है कि यहाँ पर देखिए ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है वाइल ए, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका वाइल और दिस इज यूर ए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इस पूरे प्रोग्राम के बाद हमने वाइल लगाया है, इसमें हमको पहला लगा रहे हैं, तो इसलिए इसको एंट्री लेवल लूप कहेंगे और इसको हम कहेंगे एग्जिट लेवल। तो इट इज ए यूर एंट्री लेवल, तो ये एंट्री में आपका चेक हो रहा है, इसलिए इसको एंट्री लेवल बोलेंगे। ठीक है, और ये आपका बाद में चेक हो रहा है, इट इज यूर एग्जिट लेवल बोलेंगे। तो ये चीज को आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम किस तरीके से प्रोग्रामिंग में अपने लूप को यूज करते हैं। तो अगर यहाँ पे आपका कंडीशन सही है, इफ इट इज ट्रू, अगर ये आपका कंडीशन सही है, तो मैं फिर से यहाँ पर जाऊंगा और अपने ब्लॉक को एग्जीक्यूट करूंगा और फिर ये कंडीशन चेक होगी, फिर ये ट्रू निकलेगा, फिर हम वापस चले जाएंगे। इस तरीके से ये पूरा लूप चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही हम फॉल्स होंगे, फॉल्स होने के बाद हम कंडीशन से बाहर आ जाएंगे और ये हमारा एंड ऑफ लूप बन जाएगा। अब डू वाइल लूप और वाइल लूप में हमें ये तो समझ में आ गया कि कंडीशन की पोजीशन वाइल लूप में पहले होती है और डू वाइल लूप में बाद में होती है। इसमें एक और खास चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि ट्रू ब्लॉक। तो देखिए ये है मेरा ट्रू ब्लॉक, इस पर जरा आप नजर डालेंगे तो आपको एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगी। वाइल लूप में जो ट्रू ब्लॉक है वो पूरा का पूरा कंडीशन पर डिपेंडेंट है। अगर कंडीशन सही होगी, ओनली जब सही होगी, मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, कि जब तक ये कंडीशन सही नहीं होगी हम ट्रू ब्लॉक के अंदर नहीं जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर खास चीज देखिए आप कि वाइल लूप में क्या हो रहा है, वाइल लूप में कंडीशन पर आपका कोड ब्लॉक नहीं डिपेंडेंट है। यानी ये पहली बार फर्स्ट टाइम की बात है। अगर हम फर्स्ट टाइम देखना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम पर ध्यान देंगे, क्योंकि यही एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंस में आता है कि ये फर्स्ट टाइम में पहली बार तो ये रन होगा ही। ये कंडीशन रॉन्ग होए तो ये बाहर निकल जाएगा और कंडीशन सही है तो मैं फिर से कोड ब्लॉक में आ जाऊंगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, वाइल लूप में जब हमें कोई प्रोग्रामिंग में ये चीज पता करनी है कि ये फर्स्ट टाइम रन एक बार करना है कि नहीं करना है कोड ब्लॉक को, यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट टाइम रन होगा आपका वो बेसिकली 0 है ना, बाय डिफॉल्ट ये 0 है। मतलब कंडीशन अगर सही होगी तो ही ये अंदर जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका जो कंसेप्ट है कौन सा, डू वाइल लूप में, यहाँ पर वो फर्स्ट टाइम में अंदर जा सकता है कोड ब्लॉक में। अगर ये कोड ब्लॉक रन हो जाता है तो हमारी कंडीशन पर आ जाता है, अगर कंडीशन सही होगी तो हम नेक्स्ट टाइम कोड ब्लॉक रन करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट टाइम कोड ब्लॉक रन नहीं करेंगे। तो अगर मैं सेकंड टाइम में जा रहा हूं तो सेकंड टाइम का मतलब है कि मेरे पास ट्रू होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर 0 के बाद आपके पास आप नहीं जा सकते, यहाँ पर तो आपको क्या करना पड़ेगा
कि जब तक फ्रंट आपका ये फर्स्ट टाइम अगर ट्रू होता है तो ही आप ट्रू ब्लॉक की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 1T लिखा है मैंने, यहाँ पर 2T लिखा है। तो 2T से ये समझ में आता है कि हमारा जो कोड ब्लॉक है फर्स्ट टाइम बाय डिफॉल्ट रन होता है। अब देखिए तीसरा, तो ये हो गया सेकंड आपका लूप का कंसेप्ट। अब मैं बता रहा हूं आपका थर्ड। तो थर्ड कौन सा है? दैट इज हमारा फॉर लूप है। तो ये फॉर लूप बिल्कुल आपका किसके साथ है? तो देखिए फॉर लूप आपके वाइल लूप के जैसे ही है, इसमें कोई भी डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। इसमें आपको केवल ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनिशियल वेरिएबल, देखिए इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस दोनों लूप में आपको मैं इनिशियल वेरिएबल के बारे में नहीं बताया, मैंने आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बारे में नहीं बताया। इसका मतलब ये है कि वाइल लूप और डू वाइल में हमें ये दोनों चीजें अपने अकॉर्डिंग रखनी है, आपके सिंटेक्स में नहीं होती है। किसी भी लूप में तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पहला होता है कि उसका इनिशियल वेरिएबल क्या है, यानी कि फर्स्ट नंबर क्या है आपका। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई लूप स्टार्ट कहाँ से होगा। दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कंडीशन, यानी कि लास्ट नंबर, आपका जो लास्ट नंबर है वो बेसिकली कौन सा नंबर है। फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, यानी कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो डिफरेंस है वो कितना है। अगर मेरा डिफरेंस +1 है तो मैं +1 करूंगा, और मेरा अगर -1 है तो मैं -1 करूंगा। तो ये तीन चीजें हमें पता होनी चाहिए, 1 2 3। अगर ये 1 2 3 अब देखेंगे वाइल लूप और डू वाइल लूप में नहीं लिखी गई है, इसका मतलब है कि इसे मुझे खुद को प्लेस करना पड़ेगा। तो जैसे फर्स्ट चीज को प्लेस करना है तो मैं यहाँ पर फर्स्ट चीज लिखूंगा। कभी भी इनिशियलाइजेशन लूप के पहले होता है, चाहे वो वाइल लूप हो चाहे वो आपका क्या हो, नॉर्मली आपका ये डू वाइल लूप, इन दोनों में इनिशियलाइजेशन लूप के पहले यानी कि ट्रू ब्लॉक या फिर कंडीशन के पहले होता है। उसके बाद में आता है कंडीशन चेकिंग। अब ये कंडीशन चेकिंग वाइल लूप में देखिए यहाँ पर तो ये सेकंड बार आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ रहा है सेकंड, दिस इज द सेकंड, और यहाँ पर भी ये सेकंड आ रहा है। यहाँ पे देखिए इसमें ध्यान रखिएगा 1 2 3 ये तीनों चीजें मेरे को लगती हैं, ठीक है। 1 2 3 तो 1 यहाँ पर आ गया, 2 यहाँ पर आ गया। थर्ड ये है आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बात हो रही है। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में ये थर्ड चीजें आपको दिख रही हैं। तो 1 2 3, तो 1 2 3 आपको यहाँ भी दिख रहा है। अब ये 1 2 3 है, तो यहाँ पर कंडीशन में कहाँ रहेगी 1 2 3। अब एक कंडीशन में 1 2 3 यहाँ पर आप लगा सकते हैं जब आपका कोड ब्लॉक रन हो जाता है। तो यहाँ पर आप थर्ड को लगा सकते हैं, या ट्रू ब्लॉक के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फॉर लूप को ध्यान से देखिए कि अगर ये कंडीशन सही है तो ये लूप और बॉडी की तरफ जाएगा, और उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा, और उसके बाद ये वापस कहाँ चला गया, वापस चला गया कंडीशन की तरफ। और जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी, है ना, जैसे ये कंडीशन आपकी फॉल्स होगी तो हम कहाँ चले जाएंगे, हम निकल जाएंगे एंड ऑफ लूप की तरफ। तो मेरे ख्याल से प्रवीण ये तीनों चीजें बहुत क्लियर हो गई तुमको। सर इसमें वाइल और फॉर में हमेशा कंफ्यूजन रहता है मुझे कि वाइल कब लगता है और फॉर कब लगता है। हाँ देखिए एक वाइल, जैसे दिखते हैं। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और ये सभी स्टूडेंट को नॉर्मली कंफ्यूजन वाली बात क्यों रहती है, देखिए कंफ्यूजन में मैं आपको बता दूं दोनों का नेचर तो एक जैसा ही है ना, दोनों जो है बहुत ही एक दूसरे के सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वाइल लूप में हमारे पास कंडीशन इनिशियलाइजेशन का और इंक्रीमेंट का, ये दोनों जो चीजें हैं वो फ्री हैं, वो आपके सिंटेक्स में नहीं आती हैं। अगर मैं सिंटेक्स देखना चाहता हूं, अभी मैं आपको सिंटेक्स से समझाऊंगा तो आपको बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीज में कौन सी चीज बाय डिफॉल्ट रहती है और किसमें आप मैक्सिमम फ्री होते हैं।
तो नॉर्मली हम लोग वाइल लूप का यूज जब भी करते हैं जब हमारे पास फ्रीडम चाहिए, यानी मुझे इनिशियलाइजेशन वेरिएबल, मुझे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इवन मैं फॉर लूप में आपको बताऊंगा कि इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट अगर आपके सिंटेक्स में लिखा है तो भी, है ना, जैसा कि अभी आप देखेंगे तो फॉर लूप का सिंटेक्स कैसे बनेगा। फॉर लूप का सिंटेक्स इस तरीके से बनता है, फॉर लूप को हम लोग फॉर लिखने के बाद पैरेंथेसिस ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं इनिशियलाइजेशन, तो ये इनिशियलाइजेशन की जगह हो जाती है। उसके बाद आपका होता है कंडीशन, जो भी आपने कंडीशन बनाया है वो यहाँ पर कंडीशन आ जाती है। और इसके बाद आता है आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, यानी प्लस प्लस करिए या फिर माइनस माइनस करिए। तो ये देखिए तीन चीजें जो हैं वो सिंटेक्स में दिख रही हैं। तो अगर आपने ये वाली चीज को हटाना है तो आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो इसको भी यहाँ से हटा सकते हैं। यानी कि अगर मेरे को फॉर लूप बनाना है तो सबसे सिंपल फॉर लूप बन सकता है इस तरीके से। अगर आपको ये बनाना है आप उसको फ्लेक्सिबल रख लीजिए। आप क्या करिए, सेमीकोलन लगाए, ये पैरेंथेसिस में सेमीकोलन और सेमीकोलन लिख दीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका फॉर लूप बन गया। अब इस फॉर लूप में ना तो इनिशियलाइजेशन है, ना तो कंडीशन है, और ना तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है। अब ये पूरी की पूरी चीजें किस पर डिपेंडेंट हैं, प्रोग्रामर पर डिपेंड है कि वो उसके कहाँ पर प्लेस कर रहा है। फॉर लूप तो चलेगा, इसके बाद जो भी ट्रू ब्लॉक है वो ट्रू ब्लॉक वो फॉर लूप में ले लेगा। लेकिन आपके पास में इनिशियलाइजेशन नहीं है, आपके पास कंडीशन नहीं है, आपके पास ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं है, तो ये पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं। तो फॉर लूप भी वाइल लूप बन सकता है, फॉर लूप आपका वाइल डू वाइल भी बन सकता है। तो इस फॉर में दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप चाहें तो इसे वाइल लूप बना लीजिए, आप चाहें तो इसे डू वाइल लूप बना लीजिए, ये दोनों कंडीशन है। तो फॉर लूप जो है ये जनरलाइज मेथड है। इसको मैं और अच्छे से आपको अब बता सकता हूं। अब यहाँ पर देखिए ये मैं आपको बता रहा हूँ सिंटेक्स। अब देखिए सिंटेक्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सिंटेक्स को अगर आप समझ जाएंगे तो आपके पास में सारी चीजें आ जाएंगी। सबसे पहले अपन फॉर लूप से चलते चलिए, क्योंकि फॉर लूप ज्यादा पॉपुलर है तो आपको जल्दी समझ में आएगा। फॉर लूप में हमें क्या दिख रहा है, सबसे पहले दिख रहा है फॉर, एक आपको कीवर्ड दिख रहा है फॉर। तो इसमें आप फॉर लूप लगाइए। ये आपका क्या लगा है, दिस इज यूअर, ये लगा है पैरेंथेसिस। तो ये देखिए ये पैरेंथेसिस लगा है, तो फॉर के अंदर है सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, उसके बाद है कंडीशन चेकिंग, इसके बाद है आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये तीन चीजें बनी हुई है। तो अब देखिए ध्यान से क्या हमको क्या करना है। सबसे पहले हम इस फॉर लूप में क्या करेंगे, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा, इसलिए यहाँ पर 1 लिखा है। तो यहाँ से हम अंदर जाएंगे फॉर लूप में, और जैसे ही हम इनिशियलाइजेशन करेंगे तो ये सेकंड वाला एग्जीक्यूट होगा, दैट इज द 2, यानी हमें कंडीशन चेक करनी है। अगर कंडीशन ट्रू भी हो सकती है और कंडीशन फॉल्स भी हो सकती है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले कंडीशन ट्रू होती है, तो अगर ये ट्रू होती है तो हमें क्या करना है, हमको इसके ट्रू ब्लॉक के अंदर चले जाना है। ये यहाँ पे क्या है, ट्रू ब्लॉक है, ठीक है। अब ये ट्रू ब्लॉक हमें एग्जीक्यूट होगा, और ये एग्जीक्यूट होने के बाद हम देखिए ये एंड ऑफ करली ब्रैकेट आएंगे। तो ये हमारे पास आने के बाद हम कहाँ चले जा रहे हैं, हम चले जा रहे हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की तरफ, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर आपकी जैसी ट्रू ब्लॉक कंप्लीट होता है तो हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की तरफ जा रहे हैं। अब ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका फिर से कंडीशन चेक होगी, फिर से कंडीशन चेक करेंगे। अब कंडीशन में या तो ट्रू निकलेगा या फिर फॉल्स निकलेगा, इसलिए ये थर्ड ए और थर्ड बी बोला गया है। तो यहाँ पे सपोज करिए कि इस बार वो थर्ड बी में जा रहा है, तो थर्ड बी में जाने के बाद डायरेक्टली हम निकल जाएंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। तो ये पूरा का पूरा फॉर लूप की वर्किंग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट होगा, फिर सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा। तो थर्ड में आइदर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, फिर फोर्थ होगा। तो इट इज ए फोर्थ, यहाँ पे ये फोर्थ दिख रहा है।
फोर्थ हो जाने के बाद यहाँ पे फिफ्थ होगा, 4 के बाद फिफ्थ होना कंपलसरी है, और फिफ्थ के बाद क्या होगा, 6 होगा। तो अगर कंडीशन ट्रू है, यानी कि फर्स्ट होगा सबसे पहले, फिर आपके पास ट्रू होगा। अब ट्रू में आपके दो कंडीशन है, या तो मैं ट्रू ब्लॉक होगा या फिर मैं फॉल्स ब्लॉक होगा। अगर मेरे पास में ट्रू ब्लॉक है तो मैं कहाँ जाऊंगा, थर्ड ए की तरफ जाऊंगा, और थर्ड ए के बाद कहाँ जाएंगे, 4 में जाएंगे, 4 के बाद फिफ्थ में जाएंगे, और फिफ्थ के बाद आप जाएंगे 6 में, और 6 के बाद कहाँ जाएंगे, फिर से आपको 6 के बाद जाना है सेकंड में। तो ये इसका सीक्वेंस चलेगा। और अगर ये फॉल्स हो जाता है, सेकंड अगर फॉल्स हो जाता है, तो हम डायरेक्टली कहाँ पहुंचेंगे, 7th की तरफ पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज अपने को क्लियर होनी चाहिए कि हमारे प्रोग्राम में किस तरीके का कंट्रोल पॉइंटर चल रहा है। अब आ जाइए वाइल लूप में। यही पूरी चीजें वाइल लूप में भी हैं, ये पूरी चीजें आपके डू वाइल में भी है। अब देखिए वाइल लूप में देखते हैं अपन। तो वाइल लूप में सबसे पहले देखिए आपको दिख रहा है फर्स्ट, तो ये फर्स्ट दिख रहा है। अब इसमें देखिए इनिशियलाइजेशन नहीं है, तो इनिशियलाइजेशन नहीं है, आप अगर लूप के अंदर रखना चाहें तो इनिशियलाइजेशन लूप के अंदर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि आपको लूप कहाँ से स्टार्ट करना है। अगर इनिशियलाइजेशन अंदर रखेंगे तो बार बार क्या होगा, इनिशियलाइजेशन, जैसे सपोज करिए मैंने लिखा है इनिशियलाइजेशन इज इक्वल टू 1। अब जब भी मैं लूप के अंदर आऊंगा तो इनिशियलाइजेशन 1 होगा। अब वो इंक्रीमेंट आपने रखा है, आप अपडेट भी कर रहे हैं अपने लूप को, लेकिन ये इनिशियलाइज आपका होने के कारण बार बार अपडेशन सेम होगा, यानी हम एंडलेस लूप की तरफ जा रहे हैं। हमारा जो लूप बनेगा वो ई और एल बनेगा, एंडलेस लूप बन जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको इनिशियलाइजेशन इज इक्वल टू 1, इसको उठा के मैं अगर यहाँ पर रखता हूँ, 1 के पहले रख देता हूँ, तो मान के चलिए कि पहली बार कोई भी लूप का इनिशियलाइजेशन एक बार होना चाहिए। वही चीज बार बार होगी तो हम अपने एंडलेस लूप की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो याद रखें कि फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन डायरेक्ट दिया है हमको, और हम चाहें तो वाइल लूप में इनिशियलाइजेशन कहीं भी रख सकते हैं। तो जैसे ही हमारा इनिशियलाइजेशन के बाद हम वाइल लूप की तरफ जाएंगे, उसके बाद हमारा वाइल लूप क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट उसको कंडीशन के तरफ फॉरवर्ड कर देगा। तो ये बिल्कुल फॉर लूप जैसे ही हो रहा है। देखिए फॉर लूप में भी 1 के बाद सेकंड में जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी 1 के बाद कहाँ जा रहे हैं, सेकंड में जा रहे हैं। तो 1 और 2 तो फॉर लूप में हमें और वाइल लूप में साथ साथ दिख रहा है। और जैसे ही हम 2 में जाते हैं तो हमारे पास में दो चीजें बनती हैं, थर्ड ए और थर्ड बी। देखिए यहाँ पर लिखा है थर्ड ए और ये लिखा है थर्ड बी। इसका मतलब है कि 1 2 इधर थर्ड ए जाएंगे आप, और या आप थर्ड बी जाएंगे। तो सबसे पहले थर्ड ए में जाते हैं, जिसको हम ट्रू बोलते हैं। तो जैसे ही आपका ये ट्रू होगा तो हम कहाँ जाएंगे, 4 में जाएंगे। तो देखिए बिल्कुल फॉर लूप जैसा चल रहा है ये। 1 2, देखिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3A, तो 3A यहाँ पर भी आ गया, 3A के बाद 4 आएगा। 4 आने के बाद आपके पास जो ट्रू ब्लॉक लिखा है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। आप अगर अपडेट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस अपडेट को ही हम बोलते हैं यहाँ पे दैट इज द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जो फॉर लूप में यहाँ पर लिखा है। तो याद रखें ये जो अपडेशन है दोनों में लिखा हुआ है। ये देखिए पिंक कलर से मैंने उसको थोड़ा सा हाईलाइट भी किया है। तो 4 के बाद आपको जाना है 5, यानी अपडेशन करने जाना है। तो यहाँ पे फॉर लूप पे देखिए ये अपडेशन कहाँ जा रहा है, डायरेक्टली 5 यहाँ पर चला जा रहा है। तो ये अपडेशन के बाद हमें जाना है फिर से कंडीशन चेकिंग, यानी कि 6 नंबर पे। तो जैसे ही हम 6 नंबर पे जाएंगे, अगर ये कंडीशन सही होती है तो फिर से थर्ड ए की तरफ चले जाएंगे, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हम थर्ड बी की तरफ चले जाएंगे। और जैसे ही थर्ड बी की तरफ जाएंगे तो हमारा 7th इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, जो कि आपको यहाँ पर भी दिख रहा है।
है ना, ये जो फॉर लूप में दिख रहा है वो सेम चीजें यहाँ पर भी दिख रही हैं। तो मुझे लगता है कि व्हाइल लूप और एंड फॉर लूप बहुत दोनों एक दूसरे के करीब हैं, लेकिन हमें ये समझना है कि व्हाइल लूप में हमारे पास इनिशियलाइजेशन और अपडेशन के लिए ऑप्शन है कि आप उसे कहीं पर भी लिख सकते हैं, लेकिन जैसे ये अपडेशन फॉर लूप में यहाँ पर लिख देंगे, इसका मतलब है कि ट्रू ब्लॉक के बाद ही अपडेशन होगा, ये याद रखेंगे। प्रवीण एक चीज ये क्लियर कर लेना, अपडेशन देखिए इसमें अगर यहाँ पर लिखते हैं फॉर लूप में, तो ये है ना ट्रू ब्लॉक के बाद ही एग्जीक्यूट होगा, लेकिन मैं ये इस अपडेशन को यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, मतलब ये लूप के अंदर भी लिख सकता हूँ। अगर मुझे अपडेशन कहीं पर भी चाहिए तो मैं फ्री हूँ अपडेशन को कहीं पर भी लिखने के लिए। तो जब भी अपडेशन को आपको फ्री करना है तो आप व्हाइल लूप बनाइए, और अगर फॉर लूप बनाते हैं तो इस अपडेशन को भी यहाँ पर जो लिखा है इस अपडेशन को भी यहाँ से हटा दीजिए, और आप चाहे तो अपडेशन को यहाँ पर भी लिख सकते, कोई बात नहीं, दोनों चीजें एक है। आप इस अपडेशन को सेमीकोलन के बाद कर्ली ब्रेक या अपना पैरेंथेसिस से बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कैसे कर सकते हैं फॉर लूप को, फॉर लूप मैंने लिखा है तो इसके अंदर में मैंने ये पैरेंथेसिस बनाया, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करना है, तो मैंने इनिशियलाइजेशन किया, सेमीकोलन लगा दिया, सेमीकोलन के बाद मैंने कंडीशन लिख दी। अब मेरे पास अपडेशन के लिए सपोज करिए कि फ्री मेरे को करना है, तो मैं अगर इसको इस तरीके से फॉर लूप बनाऊंगा तो भी ये सही है, क्योंकि मेरा जो अपडेशन है वो यहाँ पे ना आके कहाँ आ रहा है, ये अपडेशन यहाँ पर आ रहा है, तो मैं इस अपडेशन को यहाँ पर भी लिख सकता हूँ। इसी तरीके से इनिशियलाइजेशन, तो ये इनिशियलाइजेशन जो मैं फॉर लूप में कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो इसको यहाँ लिखना चाहता हूँ, तो मैं फॉर लूप के पहले भी इनिशियलाइजेशन लिख सकता हूँ। तो उस केस में फॉर लूप क्या बनेगा, उस केस में फॉर लूप इस तरीके से आप लिख सकते हैं, तो आप लिखेंगे दैट इज द फॉर, और ब्रैकेट में आप सेमीकोलन लिख दीजिए, फिर इसके बाद कंडीशन लिख दीजिए, और इसके बाद आप बना दीजिए फिर से सेमीकोलन। इस तरीके से आप अपने फॉर लूप को बना सकते हैं जिसमें कि आई नहीं है और यू नहीं है, ठीक है। तो ये आप यूज कर सकते हैं दोनों, और आप चाहें तो एंडलेस बनाना है तो आप कंडीशन को भी और दूसरी जगह प्लेस कर सकते हैं। तो प्रवीण ये व्हाइल और फॉर लूप में कुछ क्लियर हुआ तुमको? हाँ सर। चलिए ठीक है, तो अब हम आते हैं लास्ट डू वाइल की तरफ। तो देखिए डू वाइल के अंदर में आपको एक चीज क्लियर दिख रही है कि डू वाइल आपका अपोजिट है वाइल और फॉर लूप के, दोनों का अपोजिट मान लीजिए। देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, इट इज ए वन। सबसे पहले हम अपने मतलब ये आपका लूपिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपका लूप स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे लूप एंड हो रहा है, ठीक है। तो लूप स्टार्ट करने के लिए वन आया तो मैं इसको पहले डू करूंगा, इसमें डू कंपलसरी है, और जैसे ही डू होगा हम कहाँ चले जाएंगे, सेकेंड ब्लॉक की तरफ जाएंगे। तो सेकेंड ब्लॉक क्या है, आपके करली ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, करली ब्रैकेट है ये, और एक करली ब्रैकेट यहाँ पर लगा है, तो ये आपकी करली ब्रैकेट है। तो करली ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, ये हमारा ट्रू ब्लॉक है, इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, और ये जब एग्जीक्यूट हो जाएगा हम लास्ट में ट्रू ब्लॉक को एंड में क्या करेंगे, थर्ड काम करेंगे, दैट इज द अपडेशन। अब ये अपडेशन के बाद हम जा रहे हैं डायरेक्टली कहाँ पे, फोर्थ कंसेप्ट में, दैट इज द कंडीशन चेकिंग में जा रहे हैं। अब कंडीशन चेकिंग में देखिए हमको दो ऑप्शन मिलेंगे, पहला मिलेगा 5A और दूसरा मिलेगा 5B, यानी कि मेरे पास में दो चीजें हैं, मैं ट्रू साइड जाऊं या मैं फिर फॉल्स साइड जाऊं, ठीक है। अगर ये कंडीशन सही है तो मैं यहाँ से इस तरीके से जाऊंगा और फिर से मैं अपने ट्रू ब्लॉक की तरफ एग्जीक्यूट हो जाऊंगा, तो ये यहाँ पर पहुंच गया, दैट इज द 6। हमारे 5A के बाद कहाँ जा रहे हैं, 6, और 6 के बाद फिर 2 से स्टार्ट हो जाएगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर ये कंडीशन में जाएगा। अब अगर सपोज 5A होता है तो फिर 5A से 6, 6 से फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर कंडीशन चेकिंग, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम जाएंगे 1, 2, 3, 4
एंड 5b, और 5b के बाद हमको फिर 6 नहीं मिलेगा। तो ये कहानी, ये पूरी आपके जो कंसेप्ट हैं, ये डू वाइल का कंसेप्ट मेरे को समझ में आता है। इसमें कोई भी कुछ डाउट हो तो आप जरूर इसको समझने की कोशिश करें। देखिए वाइल, डू वाइल में क्या हो रहा है, 1 जा रहा है, इसके बाद 2 जा रहा है, इसके बाद 3 जा रहा है, 3 के बाद 4 जा रहा है, और 4 तक तो दोनों में कॉमन है, दो ट्रू हो चाहे आपका फॉल्स हो, दोनों में आपको जाना है। और 4 के बाद एक्चुअल में 2 रास्ते मिलते हैं, है ना। 4 के बाद आपको कहाँ जाना है, चलो 5 तक भी पहुंच जाओ आप, 5 तक भी आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 5 तक भी आप जा सकते हो। 5 के बाद 2 रास्ते बनेंगे आपके, पहला बनेगा 5a और दूसरा बनेगा 5b, ठीक है। तो ये 2 चीजें आपको यहाँ तक तो सेम जा रहा है। अब 5b के बाद आपको एंड कर देना, तो ये एंड की तरफ चला जाएगा, दिस इज एंड ऑफ द लूप बनेगा। लेकिन अगर ये कंडीशन सही है तो 5 के बाद जाएंगे हम 6 के पास जाएंगे, और 6 हमारे को कहाँ पर डाल देगा, फिर से 6 डाल देगा डायरेक्टली आपके 2 पर डाल देगा। तो इस प्रकार से आपका 1 और ये 6 का लिंक बन जाएगा। तो ये बनता है हमारा लूप, ठीक है, इसी को लूप बोलते हैं। अब जब भी आपको सीक्वेंस देखना है तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, तो दिस इज नोन एज ए लूप। तो मेरे ख्याल से इस चीज को अपन अब प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो शायद जल्दी और समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे एक आपको प्रोग्राम मैं दे रहा हूँ, ये प्रोग्राम तीनों का ऑब्जेक्टिव सेम क्या है इसको देख लीजिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्टिव तो राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले, आपको क्या करना है, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले, ठीक है, आपको डिस्प्ले करना है एक नेचुरल नंबर सीरीज है जो कि अपन ने पहले देखा था, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद लाइक दैट 10। तो ये आपको प्रिंट करना है। ये मैंने तीनों लूप आपको एक साथ दिए, ठीक है। अब तीनों में देखिए एक जैसा ही कंसेप्ट है, इसमें कोई अलग से मैं आपको बताना छिपाना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए ये मुझे याद रखना है कि पहला नंबर क्या है, 1 है। तो देखिए ध्यान से, पहला नंबर क्या है, 1। तो ये सब में आपको दिखेगा, इट इज ए फर्स्ट नंबर। देखिए अब तीनों में आपको ये दिख रहा है, इट इज नोन एज ए यूर इनिशियलाइजेशन। मैं यहाँ इनिशियलाइजेशन कर रहा हूँ, तो ये मैंने 2 बार लिखा है आपके लिए, पहली बार और दूसरी बार। तो आप चाहे तो यहाँ पर fn लिख दीजिए, इजिकल टू 1 मत करिए, और यहाँ पे fn इजिकल टू 1 कर दीजिए, मीनिंग एक ही है, ठीक है। आप इसको चाहें तो केवल fn लिख के छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें वेरिएबल तो बनाना पड़ेगा और वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ पर लिखें या फिर आप यहाँ पर लिखें, तो ये आपके पास ऑप्शन है। तो देखिए f नंबर तीनों में कहाँ पर आ रहा आपको दिख रहा है। इसके बाद आइए आप ln पे, यानी कि लास्ट नंबर पर आइए आप। तो देखिए लास्ट नंबर पे आपको दिख रहा है, इट इज ए लास्ट नंबर, इट इज ए 10। तो ln इजिकल टू 10 यहाँ पर दिख रहा है, ln इजिकल टू 10 आपके पास यहाँ पर दिख रहा है। तो दोनों चीजें दिख रही होंगी आपको, इट इज ए ln नंबर 10, और यहाँ पर भी हमको ln नंबर 10। ये मैंने तीनों में सही कर दिया। अब आपकी कंडीशन की बारी है, डिफरेंस की बारी है, दैट इज द डिफरेंस इज इक्वल टू 1। तो देखिए ध्यान से, ये जो स्टेटमेंट है मेरा इंक्रीमेंट स्टेटमेंट है, ये है fn, ये भी है fn। देखिए तीनों में ये fn इज इक्वल टू आपका दिख रहा है, दोनों में आप देखिए ध्यान से, तीनों में आपको बिल्कुल कंपैरिजन में दिख रहा है। तो यहाँ पे ये जो है ट्रू ब्लॉक है, इट इज ए ट्रू ब्लॉक, है ना, इसको अपन ट्रू ब्लॉक बोलेंगे। नाउ दिस इज ए ट्रू ब्लॉक, ये भी यहाँ पे ट्रू ब्लॉक है, ठीक है। और यहाँ पर भी ट्रू ब्लॉक देखिए, तो ये आपका जो ट्रू ब्लॉक है ये केवल एक ही है यहाँ पे,
तो यहाँ पे आपका ये ट्रू, ठीक है। यहाँ पे एक मैंने आपको कर्ली ब्रैकेट लगाया है, ठीक है, और यहाँ पर भी कर्ली ब्रैकेट है, सब में कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है। अब ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि सारी चीजें एक जैसी ही हैं, इसमें कोई भी ज्यादा फर्क नहीं होता, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमने वाइल लूप को देखना है, तो वाइल लूप में हमने यहाँ पे पहले रखा है ट्रू ब्लॉक के पहले वाइल आ रहा है, और ये आपकी कंडीशन बन रही है। ये लूप कब तक चलेगा? जब तक कि fn लेसर देन इक्वल टू ln नहीं हो जाता। यानी अगर मेरे पास fn 1 है, ठीक है, fn 1 है तो कंडीशन क्या बनी? fn 1 लेसर देन इक्वल टू 10। तो भाई 1 10 से छोटा है कि बड़ा है? तो आप बोलोगे सर छोटा है, यानी कि ट्रू, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आपको जब ट्रू हो जाएगा तो मैं एग्जीक्यूट करूंगा, तो ये fn की जगह जो भी वैल्यू होगी, जैसे मेरे केस में 1 है तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? आउटपुट में 1 मिलेगा, और उसके साथ मैंने एक कॉमा लगा दिया है, तो कॉमा भी आपको मिलना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद fn क्या होगा? fn आपका 2 हो जाएगा। अब ये 2 फिर से यहाँ चेक होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 लेसर देन इक्वल टू 10। तो ये फिर से कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे मुझे 2 मिल जाएगी। इसके बाद में कॉमा मिलेगा, फिर fn एग्जीक्यूट होगा, 3 हो जाएगा। अब मैं फिर से कंडीशन के पास आऊंगा, यहाँ पर मुझे मिलेगा 3 लेसर देन इक्वल टू 10। तो यहाँ पर मैं फिर से कंडीशन ट्रू हो गई, तो मुझे आउटपुट मिलना चाहिए 3। तो इस तरीके से ये मुझे कब तक मिलेगा? जब तक कि 10 नहीं हो जाता है। तो जैसे ही 10 होगा तो उस केस में क्या होगा? देखिए यहाँ पे ये 10 के बाद 11 हो जाएगा, तो कंडीशन क्या बनेगी? 11 लेसर देन इक्वल टू 10। अगर ये कंडीशन मेरी बन रही है तो ये कंडीशन क्या बोलती है कि 11 10 से बड़ा है कि छोटा है? तो आप बोलोगे कि 11 10 से छोटा है, तो ये बड़ा है, सॉरी। तो आपका कंडीशन बना फॉल्स, तो ये फॉल्स बना। तो अब इस केस में 10 के बाद मुझे कॉमा मिलेगा, जो कि इसके साथ ही क्लोज में है, तो ये कॉमा जरूर मिलेगा, लेकिन इसके बाद मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये हो गया फॉर लूप की आपकी रनिंग कंडीशन। अब इसी तरीके से आप अगर फॉर लूप में आते हैं, तो फॉर लूप में तो वही कंडीशन बन रही है कि फॉर fn इज इक्वल टू 1, फिर fn लेसर देन इक्वल टू n, फिर हम इस ट्रू ब्लॉक में जाएंगे, और फिर हम बाहर निकलने के बाद अपने इंक्रीमेंट में जाएंगे, और फिर कंडीशन में जाएंगे। फिर अगर कंडीशन सही है तो फिर से हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो इस तरीके से ये भी हमको क्या देगा? सबसे पहले 1 देगा, फिर कॉमा देगा, फिर 2 देगा, फिर कॉमा देगा, फिर 3 देगा, फिर कॉमा देगा। इस तरीके से ये आपको क्या देगा? 10 तक देगा, और लास्ट में इसमें भी कॉमा। अब आ जाइए आप वाइल, डू वाइल के अंदर में। तो डू वाइल में क्या है? बाय डिफॉल्ट मुझे कंडीशन में ट्रू ब्लॉक में जाना, तो सबसे पहले मुझे 1 तो मिल ही जाएगा, और 1 मिलने के बाद में कॉमा मिला, इसके बाद मैं इसको इंक्रीमेंट कर दूंगा, तो ये 2 हो गया। अब ये 2 फिर से आपकी कंडीशन चेक हो गई यहाँ पे। तो ये अगर कंडीशन ट्रू है तो मुझे यहाँ पर 2 मिलना चाहिए, अगर उसके बाद में फिर से ये इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पे 3 मिलेगा। सेम चीज है, इसके बाद में फिर आपको ये 10 तक मिलेगा, और अगर इसके बाद आपकी कंडीशन सही नहीं है, उस कारण से हम फॉल्स की तरफ चले जाएंगे और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो प्रवीण, मेरे ख्याल से ये पूरा आपको समझ में आ रहा है? हाँ हेलो। हाँ बोलो, ये पूरा क्लियर है? हाँ सर, हाँ सर, ये तो क्लियर है ना? अब तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब ये चीज तुम्हारे माइंड में एक्चुअल में बैकएंड में चलता है, और हम लोग फटाफट प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगर ये प्रोग्राम पूरे सही हैं, तो तुम अब क्या करोगे? एक प्रोग्राम बनाओगे जिसका नाम है कि सम ऑफ सीरीज करना है। अब इसको तुम मेरे को एग्जीक्यूट करके बताओ, क्या कर रहा हूं बताओ। हमें क्या करना है? इसको सम ऑफ सीरीज करना है। चलो अब तुम इसको एक्सप्लेन करो, क्या कर रहा हूं बताओ मेरे को। तुम जो बोलोगे मैं रिपीट करूंगा। बस
फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर बिल्कुल ये ले सही है। लिया। ये और फर्स्ट नंबर ले लिया आपने, हाँ, ये यहाँ पर फर्स्ट नंबर आ गया, बहुत सही जा रहे हो आप। हाँ। लास्ट नंबर, अब बताइए क्या कर रहे हैं नेक्स्ट। उसके बाद कंडीशन देखी कि क्या फर्स्ट नंबर इज लेस देन इक्वल टू लास्ट नंबर। ठीक है, मान लिया। कंडीशन के बाद उसमें A1 का इंक्रीमेंट कर दिया। चलो कर दिया, ठीक है। और खास चीज क्या है, सम ऑफ सीरीज कैसे निकालोगे। हाँ, सम ऑफ सीरीज, सम इज इक्वल टू सम प्लस फर्स्ट नंबर। यस, तो देखिए सम इज इक्वल टू सम प्लस फर्स्ट नंबर, ये हमने बनाया है इक्वेशन। यहाँ पर सी आउट फर्स्ट नंबर नहीं है, यहाँ पे हाँ। आपने सम इज इक्वल टू सम प्लस एफ नंबर बनाया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमने पहला जो सम है उसको 0 लिया है। 0 क्यों, क्योंकि ये पहला सम है, उसके बाद जो सम बनेगा वो इस fn के ऊपर बनेगा, ठीक है। और इसके बाद जब ये पूरा केस खत्म हो जाता है, फॉर लूप खत्म होगा, तब आपको प्रिंट करना है सम इज इक्वल टू सम, ठीक है। तो अब ये जब तुम प्रोग्राम को रन करके देखोगे तो इसका आंसर आपको मिलना चाहिए, सम एक मिलेगा आपको एज ए कांस्टेंट, ये आपका सम रहेगा और सम इज इक्वल टू होगा, और इसके साथ में मिलेगा 55, क्योंकि आपको इसका पूरा सम करना है, यानी यहां से यहां तक आपको है सम करना है। तो इसका सम क्या बनेगा, इसका सम बनेगा डायरेक्टली 55। तो ये हमें आउटपुट निकाल के देना है, ठीक है ना। हाँ, तो इसके अंदर ट्रू ब्लॉक क्या है, तो प्रवीण बताओ ट्रू ब्लॉक क्या है इसमें। ट्रू ब्लॉक जब तक कि ये जो फर्स्ट नंबर है 10 तक नहीं चला जाता। नहीं, वो तो एक इसका कंसेप्ट है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू ब्लॉक में आता है। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू ब्लॉक में आएगा। इस पूरे प्रोग्राम में ट्रू ब्लॉक कौन सा है। फर्स्ट नंबर। हाँ, ये आपने सही बोला कि सम इज इक्वल टू सम प्लस एफ नंबर, ये ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट पे आएगा, बहुत सही बोला आपने। तो इस तरीके से प्रोग्राम को एनालिसिस करना आपको धीरे धीरे आ जाएगा, फिर आप खुद ही अपने प्रोग्राम को समझने लगोगे। अब मैं आपको इस तरीके से एक और प्रोग्राम बता रहा हूं, एग्जाम्पल 2। देखिए यहाँ पर एक और, ये भी आपको ही अब बताना है मेरे को। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को सम तो निकालना ही निकालना है, लेकिन किसका सम निकालना है, पॉजिटिव नंबर का सम निकालना है। ध्यान से समझना, अगर ये नेगेटिव नंबर है उसे इग्नोर कर देना है, ठीक है। अब देखो इसमें ध्यान से देखो क्या क्या चीजें हो रही हैं, फिर ध्यान से देखना। अब ये व्हाइल लूप से बना हुआ है, तो व्हाइल लूप में सबसे पहले आपने क्या किया है, नंबर को एक डिक्लेयर किया है, तो एक नंबर आपने इनपुट ले लिया है, ठीक है। तो नंबर इनपुट ले लिया, यानी कि टेक, हाँ ये आपका टेक, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सी इन नंबर, ठीक है। अब ये नंबर को हम लोग आगे व्हाइल लूप में डालेंगे। अगर ये आपका नंबर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, 0 को भी पॉजिटिव मान लो आप, तो अगर ये जैसे आपके पास पहला नंबर है 10, तो ये क्या होगा, कंडीशन सही हो गई, क्योंकि 10 आपका 0 से बड़ा है, तो हम लूप के अंदर चला जाएंगे। लेकिन अगर मैंने लिखा है -20, तो हम इसके अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब इस केस में देखते हैं हम लोग, अगर 10 लिखा है आपने, तो अगर 10 लिखा है तो हम लूप के अंदर चले जाएंगे, और लूप के अंदर क्या लिखा है, सम प्लस इज इक्वल टू नंबर, तो ये प्लस इज इक्वल टू एक्चुअल में है सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर। इसको हाँ इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड असाइनमेंट नंबर,
ये शॉर्ट हैंड में लिखा हुआ है प्लस इज इक्वल टू। इसका प्लस इज इक्वल टू का मतलब ये होता है कि सम इज इक्वल टू प्लस नंबर, ये उसी का शॉर्टकट है। इसको हाँ, इसको हम लोग ऐसे शॉर्टकट में लिख देते हैं, इसको शॉर्टकट बोलते हैं। तो आप इसको प्लस को ले आइए और यहाँ पे आप इज इक्वल टू लिख दीजिए और ये आपका क्या बन गया, सम प्लस इज इक्वल टू नंबर। तो अब चलिए सम आपको मिल गया। अब देखिए फिर से हम इनपुट ले रहे हैं, इसका मतलब है कि जब हमने 10 पढ़ लिया तो हमारे पास सम कितना आ गया, 10 आ गया। अब इसके बाद मैं फिर से इसको नंबर को पढ़ रहा हूं, दैट इज -20। तो जैसे -20 आएगा आपका वाइल लूप में, तो वाइल -20 ग्रेटर देन 20, तो ये बन जाएगा फॉल्स। और ये फॉल्स बनने के बाद हम निकल जाएंगे लूप के बाहर। तो ये लूप के बाहर निकल जाएगा। तो जैसे ये लूप के बाहर निकलेगा तो हमारे पास सम आएगा, द सम इज 10। हमारे केस में सम केवल 10 ही था, तो यहाँ पर 10 होके बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पर देखिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की कोई बात ही नहीं है। पॉजिटिव नंबर देंगे तब चलेगा। हाँ, ये कब तक चलेगा, जब तक आपका पॉजिटिव नंबर है। जैसे कि आपने 1 लिखा तो ये लूप के अंदर जाएगा, फिर 2 लिखेंगे फिर लूप के अंदर जाएगा, फिर 3 लिखेंगे फिर इसके अंदर जाएगा। सपोज यहाँ पर मैंने -4 कर दिया और इसके बाद मेरे पास सीरीज और है, 5 भी है फिर 6 भी है। तो ये आपसे पूछा जाता है कि ये कहाँ तक चलेगा सम। तो आप बोलेंगे कि सर 1 + 2 3 हो गया, 3 + 3 6 हो गया, और 6 के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि ये आपका -4 है। तो इस प्रकार से हमको प्रवीण हर प्रोग्राम को इस तरीके से समझना पड़ेगा, तब जाके आपका लॉजिक क्लियर हो जाता है। चलिए ठीक है, अब मैं आपको और एक प्रोग्राम दे रहा हूं। चलिए अब इस प्रोग्राम का आप खुद ऑब्जेक्टिव बताइए, क्या बनेगा ऑब्जेक्टिव, क्या है अब बताइए। इसमें इंट n है, सम इज इक्वल टू 0 है, m भी है, और इंटर एक नंबर कर रहे हैं आप, और उसके ऊपर में कोई आप एक्सरसाइज कर रहे हैं जबकि वो नंबर पॉजिटिव है। इसमें भी सम निकल के आ रहा है, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोग्राम का। ये ट्रू ब्लॉक है आपका, ये ट्रू ब्लॉक है। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट ली है, एक ये इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है और एक ये वाला इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट। सम इज इक्वल टू सम प्लस m, तो वही है जो पुराना वाला था। तो इस प्रोग्राम का नाम मतलब ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा, ये आपको जज करके बताना है। कोई क्लिक हो रहा है आपके पास? हाँ चलो बता दो यार, तो फिर बहुत आज मतलब आज धन्य हो जाऊंगा मैं कि तुमने कुछ मेरे को है ना क्लियर बताओ। चलो देखो इनपुट तो n हो रहा है। हाँ। इनपुट n के बाद कंडीशन भी n को चेक हो रही है, और सबसे पहले इस n का हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। अब परसेंटेज क्या करता है, ये रिमाइंडर देता है। सपोज करो कि आपके पास में नंबर है 1 2 3, ये एक मतलब आपके पास नंबर है 123 नंबर है। तो जब 123 नंबर है तो सबसे पहले m क्या आ जाएगा, 10 से इसको अपन रिमाइंडर निकालेंगे तो यहां से निकलेगा 3 निकल के पहले आएगा आपका,
और ये जो 3 है वो सम इज इक्वल टू 0, ये सम इज इक्वल टू 0 रखा है, तो सबसे पहले सम 0 रहेगा और m आपका 3 रहेगा। तो सबसे पहले m आपका जो है इट इज ए 3, तो 3 प्लस 0, तो सम कितना हुआ, तो सम हो जाएगा 3। तो सबसे पहले सम 0 था, अब वो 3 हो गया, और ये है आपका n। ठीक है, अब ये n में देखो हमने यूज किया है ये परसेंटेज की जगह स्लैश किया है, तो ये इस स्लैश का मतलब है कि ये 10 इसके अंदर में, मतलब ये इंटीजर पर नंबर हो रहा है, तो यहाँ पर 1 2 3 के जगह क्या आ जाएगा, 12 रह जाएगा। अब ये जो 12 नंबर है उसको फिर चेक करेंगे कि वो 0 से बड़ा है, तो इस बार फिर से वो कंडीशन सही हो गई, तो हम एग्जीक्यूट करेंगे m को। तो m कितना मिलेगा, इससे मिलेगा 2। अब सम कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 यानी कि 5 हो जाएगा। अब ये आगे बढ़ेंगे हम, तो यहाँ पर जो n है वो कितना बचेगा, वो बचेगा 1। अब ध्यान से देखिए, 1 होने के बाद हम फिर कंडीशन चेक करेंगे, तो 1 ग्रेटर देन 0, तो आप बोलेंगे ट्रू, तो ये फिर से एग्जीक्यूट होगा। अब इस केस में आपका रिमाइंडर कितना बना, 1 बना, और सम कितना है 5, तो 5 प्लस 1 बना यहाँ पर 6, और ये n कितना रह जाएगा, अब रह जाएगा n 0 रह जाएगा। जब ये 0 रह जाएगा तो ये कंडीशन हमारी बनेगी 0 ग्रेटर देन 0, तो इस केस में ये बना फॉल्स, ये फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स होने से हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है, हमारे पास फाइनल रिजल्ट है दैट इज 6, तो ये 6 हमारे को यहाँ पर मिलेगा, सम इज 6, यहाँ पर हमें मिलेगा सम इज 6, ये मिलेगा। तो इस प्रोग्राम का नाम ये बन सकता है कि राइट ए प्रोग्राम, है ना, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड क्या बनेगा, सम ऑफ, टू फाइंड, है ना, मेरी राइटिंग इससे गड़बड़ हो जाती है। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ, सम तो निकाल रहे हैं, तो सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n, तो ऑफ n का निकालना है, यानी कि आपके पास कोई एक नंबर है n, उसके पहले मुझे डिजिट निकालने, तो n मेरे पास कितना है, n मेरे पास है 1 2 3, तो ये 1 2 3 डिजिट है, तो इसमें पहले 1 2 3 अलग अलग, मतलब ये एक ही नंबर है, ये है 123, ये 1 2 3 3 नंबर नहीं है, ये एक कंपोजिट नंबर है, 1 2 3 है, तो ये देखिए 1 2 3 है यहाँ पे, तो इट इज ए 1 2 3, और इसके बाद ये इसका पूरा एनालिसिस हो गया। और अगर 1 2 3 4 होता तो क्या होता, तो 1 2 3 4 यानी 1234, यानी 1234 है। तो इस केस में क्या होता आपका, सबसे पहले 4 बाहर आएगा, तो 4 प्लस 0 तो 4 बनेगा, फिर 3 आएगा, तो 3 प्लस 4 यानी 7 हो जाएगा। अब 7 के बाद 2 निकल के आएगा, तो 7 प्लस 2 9 हो जाएगा, फिर 1 निकल के आएगा, तो 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। तो 1 2 3 का सम है 10। इस तरीके से हम अपने नंबर का, किसी भी नंबर का डिजिट्स अलग निकाल के उसका सम कर सकते हैं। तो प्रवीण, मेरे ख्याल से इसे समझ में आ सकता है ना, तुमको समझ जाओगे? हाँ सर। बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसके बाद आपको एक और मैं प्रोग्राम दे रहा हूं जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो देखिए, मल्टीप्लिकेशन टेबल ये है कि मुझे एक नंबर इनपुट करना है, ठीक है, तो दैट इज माय n नंबर, ये n नंबर मुझे प्रिंट करना है, ठीक है। हमने बचपन में पहाड़ा पढ़ा है ना, तो ये पहाड़ा ही है आपका। तो देखिए यहाँ पे आप इनपुट ले रहे हैं n, तो ये इनपुट लिया n, और इसके बाद में आपको क्या करना है, एक फॉर लूप चला रहा हूं मैं, तो फॉर लूप कहाँ तक चलेगा, इसमें फॉर लूप चलेगा आपका 10 बार चलेगा, यानी 1 ये पहला, ये दूसरा,
ये तीसरा। अच्छा मेरे इसको 12 तक करना था, वैसे इसको 12 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 12 कर दो। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये जब आप यहाँ पर चला रहे 15 15 एकम 15 15 दूनी 30 15 तिये 45 15 चौक 60 15 पंजे 75 15 छक्के 90 एंड 15 12 180। तो ये आपको प्रिंट करके लाना है। तो इसको देखिए मैंने फॉर लूप बनाया है जो कि 1 से चल रहा है 12 तक, और यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है एक एक बार। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, प्रिंट x, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है दैट इज n बाय j। तो n बाय j क्या है, यूर n क्या है यहाँ पे, देखिए n है आपका 15, ये 15 आप दे रहे हैं। ये x जो है मल्टीप्लाई है, ये x का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है यहाँ पे अभी। और उसके बाद j क्या है, j यहाँ से आ रहा है, लूप का वेरिएबल j है। तो j कितना होगा, 1 होगा सबसे पहले। तो 15 इंटू 1 इज इक्वल टू, ये आपका एक सिंबल बना इज इक्वल टू। और यहाँ पे देखिए डायरेक्टली है n मल्टीप्लाई बाय j, यानी 15 1 जा 15, ये आपका 15 आ गया, ठीक है। इसके बाद आपका j है इंक्रीमेंट हो जाएगा दैट इज 2। तो 15 के जगह 1 के जगह क्या आएगा, 2 आ जाएगा, और 15 दूनी 20 आ जाएगा ये आपका, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम को आपको समझ के निकालना है। अब आप 15 की जगह कोई और भी नंबर डालें तो आपको वो नंबर मिलने लगेगा। आया समझ में? ये फॉर लूप का एग्जांपल है। अब मैं आपको और एक चीज बता रहा हूं दैट इज द ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो ये दो स्टेटमेंट हम लोग और यूज करते हैं अपने लूपिंग प्रॉब्लम में। तो ब्रेक का मतलब क्या होता है, जो आपने स्विच ब्रेक देखा होगा, जो अपन ने स्विच ब्रेक लिखा था वही ब्रेक है ये। और इस ब्रेक का मतलब है जंप आउट, यानी लूप से बाहर निकल के आना। तो ये स्विच में भी वही काम करता है और ब्रेक आपके लूप में भी वही काम करता है। तो ये स्विच में जंप आउट करता है और ब्रेक में लूप में भी ये जंप आउट करके निकालता है। अब देखिए इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक प्रोग्राम है, तो 1 से 10 तक ये आपका प्रोग्राम चल रहा है, ये लूप चल रहा है 1 से लेकर 10, यानी कि लेसर देन है, 9 बार चलेगा ये आपका, इजिकल टू नहीं है। अगर इसको अपन इजिकल टू लगा देते हैं तो ये पक्का का पक्का 10 बार, चलो इजिकल टू लगा दिया आपके लिए। अब देखिए 0 से 1 10 तक चलेगा, तो ये 0 से चल रहा है यानी कितने बार चलेगा, ये 11 बार चलना चाहिए, क्योंकि मैंने इजिकल टू लगा दिया है। अगर इजिकल टू हटा देते हैं तो आपके लिए भी वो वहां पर 10 बार ही चलेगा। चलिए यहाँ पर अभी इजिकल टू लगा दिया है, तो आप मान के चलिए 11 बार चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रेक लगाया है, इस ब्रेक का मतलब क्या है, ब्रेक का मतलब ये है कि जैसे ये जो आई है, ये वाला जो आई है, ये आई अगर 4 हो जाता है तो हमें क्या करना है, ब्रेक करना है, यानी कि बाहर निकल के आना है। तो ये लूप से बाहर आ जाएंगे। तो ब्रेक होने से क्या होगा, सबसे पहले आई इज इक्वल टू 0 है, तो आई आपके 4 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 0। इसके बाद स्लैश एन लगा है तो हम नई लाइन में आ जाएंगे। अब देखिए आई के बाद ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो आई मेरा 4 नहीं है तो मुझे 1 मिलेगा। इसके बाद फिर से आई इंक्रीमेंट होगा 2, 2 आपका 4 नहीं है तो यहाँ पर 2 मिलना चाहिए। इसके बाद में आपके पास 2 के बाद 3 हो जाएगा, तो ये 3 कर लेंगे हम लोग। और इसके बाद जैसे ही ये 4 होगा तो आई इज इक्वल टू जैसे ही 4 होगा ये ब्रेक होगा, हम बाहर निकल के आ जाएंगे। तो मुझे केवल स्क्रीन में 0 1 2 3 ही मिलना चाहिए। तो दिस इज तो जाएगा ही नहीं कभी। हाँ, ये आगे जाएगा ही नहीं। तो ये कभी कभी हमको अनइवन चीजों से बाहर निकालने के लिए रहता है। मतलब बाय डिफॉल्ट तो लूप पूरा 0 से 10 तक चलना चाहिए, लेकिन कभी कभी कोई इस तरीके की एक्सीडेंट होता है तो हमें बाहर निकल के आना पड़ता है, तो हम इसे ब्रेक लगा देते हैं। अब इसी का उल्टा होता है कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करता है, देखिए कंटिन्यू क्या करता है कि ब्रेक तो क्या करता है कि आपका इटरेशन को ब्रेक कर देता है,
लेकिन कंडीशन जब आपको फिर से कंटिन्यू करनी है तो फिर नेक्स्ट इटरेशन से वो काम कर सकता है। यानी पर्टिकुलर वो नंबर पे देखिए, अब वही सेम प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम में क्या होगा, सबसे पहले 0 मिलेगा आपको, क्योंकि ये आपका कंटिन्यू बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले 0 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, लेकिन 4 नहीं मिलेगा अब आपको। क्यों? क्योंकि जैसे ही कंटिन्यू होगा तो ये फिर बाहर नहीं, ऊपर चला जाएगा, ये नीचे नहीं जाएगा, ये बाहर ऊपर चला जाएगा। तो 4 इसमें स्किप हो जाएगा और यहाँ पे फिर कंटिन्यू करके 5 आ जाएगा। 5 6 7 8 देन 9। ठीक है, और 10 आपको यहाँ पर मिलेगा, लेकिन जैसे ये 11 होगा हम बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 0 to 10 आपको इस तरीके से मिलेगा, लेकिन 4 यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है ना, 4 यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो इट इज एक्चुअली रूल ऑफ द कंटिन्यू। तो कंटिन्यू से हम कोई भी अनवांटेड नंबर को स्किप करा सकते हैं अपने लूप में। तो इट इज ए यूज ऑफ यूर कंटिन्यू। ठीक है प्रवीण, समझ में आया? चलिए ठीक है। अब एक मैं आपको थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा लॉजिक बढ़ाने के लिए रहता है कि यहाँ पे मैं आपको इस तरीके का कोई पैटर्न जनरेट करना चाहता हूँ, तो ये पैटर्न भी इसी तरीके से बन सकता है। तो यहाँ पे मैं फॉर लूप से आपको पैटर्न बता रहा हूँ कि मुझे है ना ये 5 लाइन चाहिए, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन, और यहाँ पे है फिफ्थ लाइन। ठीक है, ये लॉजिक से बनाना है आपको। आप सी आउट से भी बना सकते हैं स्लैश एन लगा के। तो ये लॉजिक से बनाना है। तो ये स्टेटमेंट कितने बार रन होगा? 5 बार रन होगा, यानी 1 से ये 5 बार रन हो रहा है। तो इसमें ध्यान से देखिए, पहली बार में ये 5 स्टार मिल रहे हैं, फिर दूसरे बार में भी 5 स्टार, तीसरे बार 5 स्टार, चौथे बार 5 स्टार और पांचवें बार भी 5 स्टार। तो यहाँ पे आपको ये लॉजिक से 5 स्टार 5 बार मिल सकती हैं। लेकिन हमको ये सिंपल वाला प्रोग्राम नहीं, अब आपको मैं कठिन वाला प्रोग्राम दे रहा हूं जो आप ट्राई करके मुझे ईमेल कर दीजिएगा। उन तीनों के आप मेरे को क्या करोगे इस बार आपको है ना 1 हफ्ता है आपके पास, आप तीनों प्रोग्राम को रन करके मुझे ईमेल करेंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले पहले वाले में 5 मिलेगा, दूसरे वाले में 4 मिलेगा, तीसरे वाले में 3 मिलेगा, चौथे वाले में 2 मिलेगा और पांचवे वाले में 5। ये ध्यान से देखिए, आपको इस तरीके से आउटपुट अब बनाना है इसका। डिक्रीमेंट होगा इसमें। हाँ, अब वो क्या, हाँ लॉजिक आपके पास लॉजिक है, अब आप लॉजिक से बनाइए, इसको फॉर लूप से बनाएंगे। अब देखिए ये वाला जो प्रोग्राम है ये भी सेम प्रोग्राम है, लेकिन इसमें ये पीछे से कट रहा है। हाँ। है ना, ये सामने से कट रहा था और ये आपका पीछे से कट रहा है। अब ये तीसरा जो पैटर्न है इसमें आपको क्या करना है कि 5 डालना है। ठीक है, जैसे ही 5 डालेंगे आप, 5 डालने के बाद आपको यहाँ पर ये आउटपुट मिलना चाहिए। पहली बार तो आपको मिलेगा 1, फिर यहाँ पर मिलेगा 2, फिर ये देखिए 3, ये आएगा 4 और ये है 5। ठीक है, अब इसके बाद में ये 5 से फिर डिक्रीमेंट चालू कर दीजिए आप, है ना। 5 फिर आएगा आपका 4, फिर 3, मतलब जितने बार मैं लिख रहा हूं उतने स्टार बन रहे हैं। ठीक है, तो आप ये तीनों प्रोग्राम अपने फॉर लूप से बनाइए तो आपका लॉजिक एकदम से क्लियर हो जाना चाहिए। और मुझे आप स्क्रीनशॉट मेल कर दीजिएगा, जिससे कि आपके पास 1 हफ्ता है, आप आराम से बनाइए। अब यहाँ पे मैं आपको नेस्टेड लूप की बात बस एक लास्ट वाली बता देता हूँ, नेस्टेड लूप कैसे बनाते हैं। तो नेस्टेड लूप का मतलब क्या है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, एक फॉर लूप बनाया आपने, इसके अंदर और एक फॉर लूप लगा दिया, तो ये कहलाता है नेस्टेड। यानी ये अगर 3 बार चल रहा है, ये अगर 3 बार चल रहा है और अंदर वाला भी 3 बार चल रहा है, तो ये स्टेटमेंट कितने बार एग्जीक्यूट होगा प्रवीण? 9 बार। करेक्ट करेक्ट, बहुत सही पकड़ा तुमने। तो ये 3 into 3 करेंगे, 3 + 3 नहीं करेंगे, क्योंकि ये लूप के अंदर लूप है। ठीक है, अगर लूप के बाद लूप होता तो 3 + 3 होता,
तो उस टाइम 6 हो जाता है ये, पर ये लूप के अंदर लूप है तो इस कारण से ये कहलाता है नेस्टेड लूप। तो 3 into 3 अब आप देखोगे कि 9 बार आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो ये 9 बार होगा। अब ये फॉर लूप के द्वारा बनाया है, अपन इसे वाइल लूप से भी बना सकते हैं, ये वाइल लूप से बना हुआ है, ये डू वाइल से बना हुआ है। तो आप कोई भी चीज को किसी के अंदर बना सकते हैं, आप चाहे फॉर वाइल बना लीजिए, फॉर डू बना लीजिए, या डू फॉर बना लीजिए, वाइल फॉर बना लीजिए, जैसा भी हमको लगता है हम नेस्टिंग में अपने आप को उसी तरीके से एडजस्ट कर देते हैं। अब इसके ऊपर एक एप्लीकेशन बस आपको समझाना है। अब इसको देखिए ध्यान से, ये एप्लीकेशन ये है कि आपके पास 15 का तो टेबल दिख रहा है, लेकिन उसको आपको इस तरीके से डिस्प्ले करना है। तो इसमें ध्यान से देखिए कि एक एक कम होते जा रहा है और एक एक बढ़ते चले जा रहा है। 15 के बाद 15 30 है, 15 30 45 है, फिर 60 है, इस तरीके से चल रहा है। तो इसको मैंने किस तरीके से लॉजिक बनाया है ये मैं आपको बता देता हूं, और यही लॉजिक आपकी पुराने वाले में भी लगेगी। देखिए इसमें पहला फॉर लूप लगा है जिसमें i इज इक्वल टू 10 तक चल रहा है, मतलब ये कितने बार चल रहा है, 1 2 ये 3 ये 4, ये देखिए मैंने लॉजिक यहाँ पर आपको बता ही दिया। आखिर 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9, ठीक है। तो ये आपका टोटल चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पर ये चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका आई, ये आई चल रहा है, आई चल रहा है, और जे चल रहा है, जे इज इक्वल टू 1 to आई चल रहा है। यानी जैसे ही जे आपका आई इज इक्वल टू 1 होगा तो जे भी कहाँ तक चलेगा, 1 तक चलेगा। अगर आई इज इक्वल टू 2 है तो जे भी 2 तक चलेगा, आई इज इक्वल टू 3 है तो जे भी 3 तक चलेगा। तो ये आपको इस तरीके से समझना है कि इसके अंदर ये डिपेंडेंसी कैसे बन रही है। तो ये जो आई लिखा है अपन ने, ये पहले वाले को कंट्रोल कराने के लिए बनाया है, और ये तो सिंपल है, मल्टीप्लीकेशन है, n इंटू जे कर दिया है। तो n हमारा कितना 15 है, और j कितना है हमारा, यहाँ पे जो भी आएगा 1 आएगा तो 15 इंटू 1 हो जाएगा, अगर 2 बार आएगा तो 15 देखिए एक चीज याद रखिए, सारे जगह 15 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि जब भी इस फॉर लूप से इस फॉर लूप में आएंगे तो j हमारा इनिशियलाइज बार बार होगा, तो j 1 से शुरू होगा, ठीक है। तो ये देखिए इनिशियलाइजेशन का कंसेप्ट है कि हम यहाँ पर रखे हैं तो ये ऑटोमेटिक जे इंक्रीमेंट होगा। तो मेरे ख्याल से इस प्रोग्राम को बना लोगे प्रवीण? ठीक है, तो ये आप बनाने के एक बार बना के देखिए, अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा तो मेरे से फिर से पूछ के देखिएगा क्या बना रहे आप। ये 4 प्रोग्राम है ना, ये पहला प्रोग्राम है आपके लिए, उसके बाद दूसरा प्रोग्राम ये वाला, ये 3 प्रोग्राम, तो ये 3 प्रोग्राम और ये वाला 4 प्रोग्राम। आप ये चारों प्रोग्राम को प्रिंट स्क्रीन करके मुझे दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ अब, ठीक है प्रवीण? ठीक है। ओके ओके।